नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्यागढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश प्रजापत आज उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रखी है, इलेक्ट्रिकल में बीटेक कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर रखी है, या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक कर रखी है। तो उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूँ जो लंबे समय से कंप्यूटर के सब्जेक्ट में गवर्नमेंट जॉब की प्रतीक्षा कर रहे थे, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जिन्होंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए एक खुशखबरी है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 जून को एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें टाइम टेबल दी है, उसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की दिनांक दी है एग्जाम की। 22 अगस्त और 23 अगस्त को पेपर होने वाला है कंप्यूटर अनुदेशक का। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक खुशखबरी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो खुशखबरी से ज़्यादा मैं बोलूँगा एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों है अपॉर्चुनिटी? क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो पिछली बार ये सीटें खाली रह गई थी क्योंकि सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। इनके 2 पेपर हैं। अभी हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में, हम पूरा इसमें डिटेल में बात करेंगे कि ये पेपर क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, इसका सिलेबस क्या है, और इसमें पेपर सेकंड की तैयारी हम कैसे करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी है क्या। देखो, यहाँ पर राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक, हालांकि ये नाम ये नहीं है, नाम है, इस पोस्ट का नाम है बीसीआई और एससीआई, 2 तरह की पोस्ट है। पहली बात, ये राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर टीचर, या बोल सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक, या कंप्यूटर से रिलेटेड अगर पहली बार कैडर बना है। तो देखो, 2 पोस्ट है। पहली है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और इसको बोल दिया हमने बीसीआई। दूसरी है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। देखो दोस्तों, इस इंस्ट्रक्टर के नाम पे थोड़ा विवाद भी चल रहा है, थोड़ा मतलब विरोध भी कर रहे हैं कुछ शिक्षक संगठन है। वो उनका कहना है कि नहीं, इनका कंप्यूटर अनुदेशक का नाम आप कंप्यूटर शिक्षक करो। तो ये सही भी है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर नहीं, मतलब शिक्षक ही होने चाहिए। दूसरा, प्यारे विद्यार्थियों, हमको अभी ये ध्यान रखना है, हमको इस वीडियो में मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि ये एग्ज़ाम है क्या और इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, हम पहले इसकी ग्रेड पे की बात करते हैं। तो ये L8 में आता है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर L8 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर L10 में है। ये इनका सैलरी स्केल है। दूसरा, इसमें ध्यान हमको ये रखना है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है। तो इसको संचालित करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा, वो कराएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। देखो, हमको पता है कि जब जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाता है तो वो सरप्राइज देता है आपको। तो पिछली बार भी सरप्राइज दिया था। पिछली बार सरप्राइज ये दिया था कि स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये पेपर है बेसिक। सबको क्या लग रहा था कि पेपर है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो ये बेसिक वर्ड को पकड़ गए स्टूडेंट्स को ये लगा, विद्यार्थियों को ये लगा कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में बेसिक कंप्यूटर आएगा, लेकिन उन्होंने एडवांस कंप्यूटर दे दिया सेकेंड पेपर में। तो नाम पे नहीं जाना है, पोस्ट है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लेकिन पिछली बार पेपर एडवांस आया था। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हमेशा सरप्राइज देता ही है। इस बार तो आरपीएससी ने भी सरप्राइज दे दिया था ना आपने फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में। तो ध्यान रखना, अभी आप कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा, ये कोई नहीं बोल सकता। आपको तैयारी करनी है तीनों को ध्यान में। अगर पेपर सिंपल आ जाए, पेपर टफ आ जाए, या पेपर मॉडरेट आ जाए, तो आपकी तैयारी बिल्कुल तीनों के हिसाब से होनी चाहिए। देखो, नेक्स्ट इसमें है, ये नोटिफिकेशन आपको मैंने दिखाया है। ये नोटिफिकेशन इसलिए बताया है कि ये पेपर होना तय है। जब इन्होंने डेट वगैरह मेंशन की है, और इस बार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक बात, कि राजस्थान में बिल्कुल तय सीमा पर और तय समय पर एग्जाम हो रहे हैं, नहीं तो पेपर लीक हो रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। और पेपर में भी पहले ये होता था कि डेट एक्सटेंड होती रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अभी आपने रिसेंट एग्जाम देखे होंगे कि जो डेट बताई है लगभग उस डेट पे पेपर हो रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा कोई अगर मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसा कोई दिक्कत है तो अलग बात है, बाकी तय सीमा पर
पेपर हो रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन से आपको इतना है कि पेपर होना तय है और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये दो पोस्ट है बीसीआई और एससीआई। देखो इसमें उम्र की बात करते हैं कि कौन, सबसे पहले कि एज कितनी है, तो 18 से 40 वर्ष। बाकी रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ओबीसी में है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो अलग अलग मतलब इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, लेकिन जो जनरल हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड, उनके लिए 18 से 40 साल तक पेपर दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, वो है एलिजिबिलिटी। यहाँ पर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में थोड़ा डाउट रहता है। डाउट ये रहता है कि पिछली बार भी ये चक्कर बढ़ा था कि बीएससी सीएस आईटी वालों को लेंगे नहीं लेंगे, तो कई बार डिग्रियों में मेंशन नहीं था, है ना। बीएससी सीएस अगर किसी के मेंशन नहीं था और उन्होंने उनके सब्जेक्ट था बीएससी में सीएस, तो उनको कंसिडर नहीं किया था, है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो अभी हम इसमें थोड़ा बात करते हैं। देखो सबसे पहले है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद हेतु। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बीसीआई के लिए। बीसीआई के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल 2021 ये बताया है कि जब जो अमेंडमेंट रूल है राजस्थान का सबऑर्डिनेट सर्विस का, तो यहाँ पर इन देखो ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग ग्रेजुएट ए लेवल। अब देखो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले जिन्होंने ए लेवल कर रखा है या पीजीडीसीए कर रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना आरएससीआईटी वाले एलिजिबल नहीं है। केवल अगर आरएससीआईटी कर रखा है वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। केवल आरएससीआईटी करके आप ये नहीं बोल सकते कि हम मतलब यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है। तो केवल आरएससीआईटी एलिजिबल नहीं है। आरएससीआईटी हो सकता है आपके पास, कोई मना नहीं है, लेकिन वहां पर आपके डिप्लोमा क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे पीजीडीसी आपने कोई कर रखा हो। दूसरा, या आपने बीटेक कर रखी है ना, आपने बी कर रखी है, आपने बीटेक कर रखी है, किस में कर रखी हो, कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो, कंप्यूटर साइंस के बीटेक हो सीएस में, या आईटी में आपने बीटेक कर रखी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने बीटेक कर रखी हो, या आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रखी हो, और ये भी ब्रांच होती है है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखी हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक कर रखी हो, या टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक कर रखी हो। तो बीटेक में सिविल मैकेनिकल, इनके एग्रीकल्चर सिविल मैकेनिकल इनके स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, माइनिंग के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सीएस आईटी इनके स्टूडेंट एलिजिबल है यहाँ पर। बाकी दूसरी ब्रांचेज के मैकेनिकल सिविल एग्रीकल्चर माइनिंग इनके स्टूडेंट एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। इसमें और क्या एलिजिबिलिटी देखो एक बार, या इन्होंने बीएससी कर रखी हो सीएस और आईटी में। देखो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन चला था, यहाँ पर आपकी डिग्री में बीएससी और आईटी ये मेंशन होना चाहिए, बीएससी और सीएस ये मेंशन होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री में अगर ये मेंशन नहीं है बीएससी सीएस और बीएससी आईटी, तब आप एलिजिबल नहीं हो। हुआ क्या था, पिछली बार कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया था और उनका ये कहना था कि हमारे सब्जेक्ट था, है ना, सीएस आईटी हमारे सब्जेक्ट था। केवल सब्जेक्ट होने से नहीं होगा, आप बीएससी कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट है सीएस है आईटी है, हो सकता है कि आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, हो सकता है आपके चारों, आपके बीएससी में 6 सेमेस्टर होते हैं या 3 साल की होती है, तीनों साल या 6 सेमेस्टर में आपके सीएस पेपर होगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री में मेंशन नहीं है बीएससी सीएस और बीएससी आईटी, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, वो सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं मिली है। तो हमको ध्यान क्या रखना है, बीएससी सीएस और बीएससी इन आईटी एलिजिबल है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, लेकिन उनकी डिग्री पे मेंशन होना चाहिए, केवल सब्जेक्ट होने से नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि हमारे 2 सब्जेक्ट हमने कंप्यूटर के पढ़े हैं, हमने बीएससी किए और हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर के आए थे, तो हम एलिजिबल है, नहीं, इससे एलिजिबिलिटी नहीं होगी। दूसरा क्या रखना है, दूसरा ये है कि बीसीए कर रखा हो,
और बीसीए किससे कर रखा हो, कहीं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, है ना। फर्जी बीसीए नहीं चाहिए यहाँ पर। दूसरा, किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री हो इनके, जैसे ये अपने डिग्री यहाँ पर मेंशन की है, अगर इसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो वो भी यहाँ पर मान्य होगी। तो ध्यान रखना, केवल बीएससी, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन पिछली बार रहा था। नेक्स्ट देखो एक बार, देखो मैं साथ साथ में आपको बेसिक और सीनियर दोनों के लिए बता रहा हूँ। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए देखो एक बार, यहाँ पर मास्टर डिग्री चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, देखो या एमई हो सकता है ना, मास्टर इन इंजीनियरिंग हो सकता है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो जो एमई चलेगा, एमटेक चलेगा, किस में चलेगा, वही वापस सीएस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसमें अगर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है तो वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। दूसरा, अगर किसी ने एमएससी कर रखी है सीएस और आईटी, वापस वही बात, एमएससी कर रखी है और आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाया है, लेकिन अगर आपकी डिग्री में मेंशन नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। अभी जो देखो ये वाले जो स्टूडेंट है, मैंने बताया था ना यहाँ जिनके चक्कर पड़ा था, अभी भी इनका कोर्ट केस चल रहा है। दूसरा, अगर किसी ने एमसीए कर रखा हो, या बी लेवल कर रखा हो, या सी लेवल कर रखा हो, या इसके इक्विवेलेंट किसी के पास डिग्री हो, तो वो सब एलिजिबल है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो विद्यार्थियों, इसमें दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अभी मैं बात कर रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। दो पेपर होंगे इसमें, ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा दोनों पेपर का, अलग अलग होंगे दोनों पेपर, एक साथ नहीं होगा। पहला पेपर होगा, उसके बाद में आपको 2.5 से 3 घंटे का बीच में ब्रेक मिलेगा, उसके बाद में दूसरा पेपर होगा। दो पेपर होंगे, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ध्यान रखना 100 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ कॉलम, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 100 और 100। तो 100 मार्क्स के होंगे दोनों पेपर, 100 क्वेश्चंस के होंगे, 2-2 घंटे के होंगे पेपर, और 2 पेपर होंगे। और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना 1/3, है ना। 0.33 इसका मार्क्स कटेगा अगर आपने रॉन्ग किया। इसमें ध्यान हमको क्या रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पिछली बार ऐसा था, अब की बार अगर कोई नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पिछली बार ये था, लास्ट जो इसका एग्जाम हुआ था 2022 में, यहाँ पर आपको 40% स्कोर करना है मिनिमम। मिनिमम के कितना स्कोर करना है, 40%, ये क्राइटेरिया था। बाकी इसके जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST या मतलब SC और ST, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग था, है ना। लेकिन वहाँ पर था 35, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, अनरिजर्व्ड के लिए 40% आपको मिनिमम दोनों पेपर में इंडिविजुअल लेके आना है, अलग अलग लेके आना है। ये नहीं कि दोनों को मिला के नहीं था, पेपर फर्स्ट में आपके 40% आने चाहिए, पेपर सेकंड में भी आपके 40% मिनिमम आने चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो आपका ओवरऑल से हो सकता है आपके पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स आ गए और पेपर सेकंड में आपके 30 आए, तो आप एलिजिबल नहीं हो सकता आप मेरिट में आ गए हो, आपने कट ऑफ पार कर दी है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पैटर्न भी बिल्कुल यही है, जो यहाँ पर भी क्वेश्चन 100 आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, दोनों में 2 पेपर होंगे, दोनों 2-2 घंटे के पेपर होंगे, और 1/3 यहाँ पर भी नेगेटिव। देखो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है। नेक्स्ट देखो, इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पेपर फर्स्ट। देखो अभी हम बात करते हैं, हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका सिलेबस क्या है। यहाँ पर मैंने बोला 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा वो होगा टेक्निकल, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये क्या ध्यान रखना, पेपर फर्स्ट कैसा होगा, टेक्निकल, सॉरी नॉन टेक होगा।
नॉन टेक्निकल, और ये पेपर सेकंड होगा टेक्निकल होगा। तो सिलेबस देखते हैं हम। देखो सिलेबस में पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो कुल मिला के हम बात कर देते हैं कि जीके का पेपर है ना, ये हम क्या बोल दिया, इंडिया जीके। देखो यहाँ पर इंडिया जीके भी है और राजस्थान जीके भी यहाँ पर आएगा, लेकिन इंडिया जीके बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको राजस्थान जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करता हूँ, आपको यहाँ पर राजस्थान जीके ज़्यादा पूछा जाएगा, ध्यान रखें। इंडिया जीके का अगर कुछ पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन आपके सिलेबस में राजस्थान जीके मेंशन कर रखा है। देखो इंडिया जीके अगर कुछ पूछ भी ले, कोई करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो अलग बात है, पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राजस्थान जीके आपके आएगा। और ये सारे सब्जेक्ट मेंशन है, ध्यान रखना। जो आपके जनरल एग्जाम में जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे आप पटवारी देते हो और कांस्टेबल देते हो, या और भी राजस्थान के है ना लेब असिस्टेंट देते हो, जहां पर आपका जीके का पेपर होता है बिल्कुल ऐसा ही पेपर यहाँ पर आएगा, लेवल वही रहेगा यहाँ पर। दूसरा जनरल एबिलिटी, मतलब आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के पेपर होंगे, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग होगा, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिला के मैं बात करता हूँ कि बिल्कुल जो जनरल पेपर आपके होते हैं, लेब असिस्टेंट हुआ या और भी एग्जाम है, वहाँ पर आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो आती है वही आएगी। आप कोई बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आएगी, ऐसी रीजनिंग नहीं आएगी जो बैंकिंग में आती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल एवरेज पेपर आएगा, सिंपल पेपर आएगा। हाँ यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, और इंडिया जीके से, इंडिया जीके नहीं आएगा लेकिन करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको। तो यहाँ पर तैयारी करते समय ये नहीं कि आप इंडिया जीके लेके बैठ जाओ, तो राजस्थान जीके तो आपको ढंग से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में। लेकिन आज हम बात करेंगे सेकेंड पेपर की, ज़्यादा बात करेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पेपर, इसका बेसिक कंप्यूटर पेपर सेकंड की बात करते हैं। देखो पेपर सेकंड में आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, एक है पेडागोजी है, पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी। देखो यहाँ पर भी रीजनिंग आएगी, ध्यान रखना, पेपर सेकंड में भी रीजनिंग आएगी। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आप और दूसरे एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर पढ़ते हो वो पूरा पूरा ये मान लो आप, मतलब बेसिक कंप्यूटर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल में। प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे प्रोग्रामिंग ये पार्ट हो गया पूरा। डेटा स्ट्रक्चर आएगा आपके, इसका हम अलग से बात करेंगे पूरी इसकी पेपर सेकंड की, अभी मैं बस सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। एल्गोरिथम आएगा, जिसको हम बात करते हैं। डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज, है ना, ओएस अपन जिसको बोलते हैं ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डेटाबेस, डीबीएमएस सब आपके सिलेबस में है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क आ गया, नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन और वेब डेवलपमेंट। देखो ये सब्जेक्ट के नाम है, इसमें अभी मैं बस एक आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट आपके है। यहाँ पर मैंने डिटेल सिलेबस यहाँ पर नहीं डाला है, बस एक सब्जेक्ट के नाम डाले हैं, और डिटेल सिलेबस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर यहाँ पे डिटेल सिलेबस डाल रखा है। लेकिन ये सब्जेक्ट आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में है। सेकंड देखो एक बार यहाँ पर, अब वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, वहाँ पर भी फर्स्ट पेपर में बिल्कुल जो, देखो कोई चेंज नहीं है। जो बीसीआई में पेपर था, जो बीसीआई में सिलेबस था फर्स्ट पेपर का, वही सेकंड, मतलब यहाँ पे एससीआई में फर्स्ट पेपर है, जिसको मैं बोल दिया जीके, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान करंट अफेयर आएगा, और कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपके इंडिया करंट अफेयर के भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें सिलेबस देखो लगभग सिलेबस सेम है। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस लगभग सेम है। कुछ एक जैसे यहाँ पर ध्यान रखना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया या कुछ, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछली बार तो ये हुआ था कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर टफ आया था और सीनियर का पेपर सिंपल आया था। सिलेबस लगभग सेम है। कुछ एक यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन के क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसका एनालिसिस हम आगे करते हैं कि किसके कितने क्वेश्चंस या किसका कितना वेटेज मतलब पिछली बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखो, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस,
और इसमें बीसीआई में क्या आया, देखो यहाँ एक मैंने टेबल बना रखी है, पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल। तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो एक बार, या मैं इसमें ये बता देता हूँ आपको, ये पाई चार्ट भी हमने बना रखा है। तो देखो आईओटी के कितने क्वेश्चन आए हैं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में डेटाबेस के 13 क्वेश्चन आए हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के 10 क्वेश्चन आए हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के 7 क्वेश्चन आए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है सभी को, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो ना, जूम करके भी देख सकते हो यहाँ पर। तो ध्यान रखना, आईओटी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, डेटाबेस, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 आए हैं, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो देखो या मैं इसमें आपको इस वाले टेबल में बता देता हूँ। पेडागोजी यहाँ पर होती है शिक्षण विद्या, शिक्षण विद्या। देखो बच्चों, आपको टीचिंग मेथड भी आपको पूछे जाते हैं। पिछली बार बेसिक में 4 क्वेश्चन आए हैं इसके। इसमें मेंटल, देखो सेकंड पेपर में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी पूछे हैं, फंडामेंटल पूछा है कंप्यूटर के 11 नंबर का, डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यहाँ से 11 क्वेश्चन पूछे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, यहाँ पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हमको 12, डेटा स्ट्रक्चर से पूछे 7 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से पूछे हैं 5 क्वेश्चन, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से आए हैं 7 और नेटवर्क सिक्योरिटी से आए हैं 10। तो आप ये मान सकते हो ये नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क पूरा इसी का ही पार्ट हो गया, ये कोई अलग नहीं है ना, नेटवर्क का ही पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क का एक बड़ा पोर्शन आया है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं, और सिस्टम एनालिसिस से पूछे हैं 7 नंबर का, और आईओटी से पूछे हैं 4 नंबर का। तो ये जो मार्क्स का विभाजन है कि किस किस तरह से कितना वेटेज पिछली बार किस किस एग्जाम से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आप स्लाइड से देख सकते हो। तो इसमें आपने देखा होगा कि डेटाबेस का बहुत बड़ा पोर्शन रहा है, नेटवर्क का बड़ा पोर्शन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पता है कि ये जो बेसिक है या डेटा प्रोसेसिंग है, फंडामेंटल है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट ये आपको पाई चार्ट में बता रखा है, और ये जो मैंने टेबल में बताया वही यहाँ पर पाई चार्ट में, ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है। यहाँ पर ये टेबल में पूरा आपको मतलब दिख जाएगा कि यहाँ पर भी देखो डेटाबेस से क्वेश्चन कम आए हैं, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन आए हैं सीनियर में, लेकिन नेटवर्क से बहुत बड़े क्वेश्चन आए हैं। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से 12 क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना आप, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम से 12 क्वेश्चन आए। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ही, ये मतलब परसेंटेज ही मानो आप, जैसे 3% है या 12% है ये, तो ये आप देखना। तो देखो ये पाई चार्ट में बता रखा है कि यहाँ पर कितना वेटेज किस किस एग्जाम का, मतलब किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है। देखो ये तो बात हो गई प्यारे विद्यार्थियों कि इस मतलब ये एग्जाम है क्या, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम क्या है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ये पेपर सेकंड में पढ़े कैसे, है ना, पेपर सेकंड की तैयारी कैसे करें की तैयारी। अभी तक जो वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इस वाले वीडियो में बस आपको इतना पता लग गया कि ये एग्जाम है क्या, कौन ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और इसमें पेपर का पैटर्न क्या रहता है, और सिलेबस क्या है इसका, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है मार्क्स का। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं खुद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है या जो पेपर दिया, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि पेपर सेकंड की तैयारी हम कैसे करें, उसमें क्या ध्यान रखें। देखो पेपर, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट आपको पूरे करने ही है। एक तो नेटवर्क, जिन सब्जेक्ट में आपको कुछ भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं रखना है कि हाँ इसमें आप इसको सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है। एक तो नेटवर्क आपको ढंग से पढ़ना है, एक आपको डीबीएमएस ढंग से पढ़ना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक आपको डेटा स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ना है, और एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो
यहाँ आपको 4 सब्जेक्ट, 4 से 5 सब्जेक्ट तो आपको ढंग से पढ़ने ही है, इतना ढंग से पढ़ने हैं कि अगर वहां से अगर कोई भी बेसिक से अगर टफ भी मतलब है ना टफ क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप आराम से कर पाओ। पिछली बार देखो एक बार आप, पिछली बार मैं कुछ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ये देखो आप, यहाँ पर नेटवर्क से 7 और 10 कितने क्वेश्चन आए, 17 क्वेश्चन आए हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्क डीबीएमएस से कितने क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चन आए हैं। दूसरा यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर से 7 क्वेश्चन आए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से 5 क्वेश्चन। अब देखो सबसे ज्यादा आपका जो टाइम जो मतलब कंज्यूम करेगा वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ध्यान रखना आप। ये आपको दिख रहा है आपको, देखो अगर आप कंप्यूटर अनुदेश की तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आपको फंडामेंटल आपके क्लियर तो होंगे या होने भी चाहिए। फंडामेंटल तो आपके क्लियर वैसे भी होंगे अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट है आपके, या आप बीसीए कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है, मतलब बीटेक कर रखा है, तो मेरे को नहीं लगता कि कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको कोई दिक्कत आएगी क्या। ये फंडामेंटल तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी फंडामेंटल क्लियर करने पड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। दूसरा, सबसे ज्यादा आपका जो टाइम कंज्यूम करेगा ना वो करेगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो मेरे हिसाब से आप इस प्रोग्रामिंग, देखो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल किन के लिए है, प्रोग्रामिंग देखो प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन कितने नंबर का आया है, 12 नंबर का आया है। कई बार हम क्या करते हैं कि इस 12 नंबर को कवर करने के लिए, इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए सब सब्जेक्ट की बलि चढ़ा देते हैं, तो ये नहीं करना, ध्यान रखना। ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पूरा पूरा सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट एक तरफ है। तो 12 नंबर एक तरफ और सारे नंबर, सारे जो सब्जेक्ट एक तरफ। तो हमको क्या ध्यान रखना है, इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को छोड़ना नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना है कि केवल प्रोग्रामिंग ही आप पढ़ते रहो। देखो प्रोग्रामिंग वहां पर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको कुछ बेसिक पूछा जाएगा, सी लैंग्वेज का बेसिक पूछा जाएगा, जावा का बेसिक पूछा जाएगा, .NET का बेसिक मतलब पूछा जाएगा। तो आपको बेसिक करना है यहाँ पर बहुत ज्यादा। यहाँ पर अगर आप प्रोग्रामिंग के चक्रों में पड़ गए और जिन्होंने पहले नहीं कर रखी है तो ये दूसरे सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे। तो मेरा मानना है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ना है लेकिन बेसिक पढ़ना आपको, ठीक है। दूसरा, इस सब्जेक्ट के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि दूसरे सब्जेक्ट आपके रह जाएं। तो पहला तो आपको पेपर सेकंड में ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना, फंडामेंटल कंप्यूटर है वो आपके वैसे ही क्लियर होता है। डेटा प्रोसेसिंग, देखो डेटा प्रोसेसिंग आपको ढंग से करना है, डीएसए करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर पिछली बार अगर किसी ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नेटवर्क अगर ढंग से पढ़ा होगा पिछली बार तो उसका 100% सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि 40 नंबर अगर पेपर सेकंड में अगर कोई लेकर आया है तो उन सब का सिलेक्शन हुआ है पिछली बार। तो हमको ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमको ये रखना है पेपर सेकंड में कि नेटवर्क, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। देखो ये तो हमको वैसे भी करना ही है, अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन रहे हो तो आपको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल यहाँ पे काम आपको वैसे भी आना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान देखो, बस समझने की बात यही है कि यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चक्कर में, क्योंकि कई बार मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ या कुछ कोचिंग देखता हूँ, जो मैं देख रहा था वहाँ पर सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ाए जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ाए जा रहे हैं। तो इतना भी कंटेंट मत पढ़ो कि दूसरे सब्जेक्ट छूट जाए आपके। हमको पूरा सामंजस्य बना के रखना है यहाँ पर। और अगर आपको पढ़ना है तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ो। मैं ये मानता हूँ कि अगर ये 12 नंबर का है पोर्शन तो उसमें अगर आपने 6 नंबर भी अगर आपने कवर कर लिया प्रोग्रामिंग में, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को अगर आपने बराबर टाइम दिया है तो ये आपका एक स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी रहती है। चल, ये तो हो गया कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। अब हम इसमें क्या ध्यान रखें, आप मतलब थ्योरी भी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है, देखो यहाँ पर 50% का रेशो चलता है। मैं पहले भी बताता हूँ प्यारे विद्यार्थियों की, देखो आपके प्रिपरेशन में एक होती है थ्योरी और एक होता है एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू, या मॉक टेस्ट बोल दो, प्रैक्टिस सेट बोल दो, या एमसीक्यू सीरीज बोल दो, कुछ भी इसको बोल सकते हो आप। लेकिन मैंने इसको आपकी तैयारी को 2 पोर्शन में इसको डिवाइड किया है, एक आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट और एक आपका एमसीक्यू। देखो 50-50% वेटेज है दोनों का, ध्यान रखना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप
केवल थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, अगर आप एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो, या आप पुराने पेपर जो है ना प्रीवियस ईयर के जो हालांकि इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर है भी नहीं, इसमें केवल एक बार ही पेपर हुआ है, तो और भी पेपर हुए होंगे ना। देखो यहाँ प्रैक्टिस सेट का मतलब है प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस है ना पेपर हो गया। तो अब प्रीवियस ईयर का तो सिर्फ देखो बीसीआई का तो एक ही बार पेपर हुआ है, एससीआई का एक बार पेपर हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे इसरो के पेपर लगाओ, आप एनआईसी के जो पेपर होते हैं वो लगाओ, आप कंप्यूटर साइंस में नेट जेआरएफ का पेपर होता है वो लगाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रोग्रामर के पेपर होते हैं ना, प्रोग्रामर के वो आप लगाओ। जब तक आप प्रोग्रामर के, नेट जेआरएफ के, एनआईसी, इसरो, अगर आप पेपर सोल्व नहीं करोगे तब तक आपके, मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी है वो 50% है, 50% वो है जब आप एमसीक्यू लगाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस केवल थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, केवल सिलेबस पूरा करने पर ध्यान मत देना। कई विद्यार्थी होता है कि नहीं सिलेबस पूरा कर लिया, सिलेबस 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, चाहे आप 2 बार करो चाहे 10 बार करो, आप बस 50% पे ध्यान दे रहे हो। तो मेरा कहने का है, अगर आप जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे, पुराने पेपर सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। तो ये लगाने कब है, ये प्रैक्टिस पेपर मतलब सोल्व कब करने हैं, तो ध्यान रखना। एक तो ये कभी मत सोचना कि नहीं पहले मैं पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद में मॉक टेस्ट दूंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 100% सिलेबस पूरा करूंगा, और उसके बाद में क्या करूंगा, 100% सिलेबस पूरा करके फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा। ये होता है दोस्तों, कभी होता ही नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि कभी नहीं होता है कि मैं पहले 100% सिलेबस कर लूं उसके बाद में मॉक टेस्ट दूंगा। तो ध्यान रखना, जो टॉपर है ना उसका भी 100% सिलेबस नहीं होता है। लास्ट में आप पूछना तो वो भी यही बोलेगा, मेरा कभी 100% सिलेबस कभी हुआ ही नहीं है आज तक। जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो सिलेबस 100% नहीं होता है, ये मॉक टेस्ट साथ साथ में चलते हैं, ध्यान रखना। तो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आप ये टेस्ट सीरीज नहीं दो। दूसरा, एक तो ये हो गया कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, लेकिन ये नहीं करना कि नहीं पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट करूंगा उसके बाद में मॉक टेस्ट। तो ध्यान देना, दोनों साथ साथ चलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ पहले दिन से ही शुरू कर दो आप तो टेस्ट। जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस दिन आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो पहले दिन अगर आपने कोई टॉपिक क्लियर किया तो उसका आप मॉक टेस्ट दो। अगर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके आप प्रैक्टिस सेट आप सोल्व करो, चैप्टर वाइज पेपर सोल्व करो। दूसरा, इसमें ध्यान रखना, जब दिक्कत कहाँ आती है, पेपर के 3 लेवल होते हैं। एक मैंने बोल दिया सिंपल, पेपर सिंपल होता है। एक होता है पेपर मॉडरेट, आपका पेपर मॉडरेट आता है या बीच का आता है, और एक आता है पेपर आपका मैंने बोल दिया टफ आ गया। ठीक है, पेपर टफ आ गया, पेपर मॉडरेट आ गया, और पेपर सिंपल आ गया। देखो पेपर टफ होता है या पेपर मॉडरेट होता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनके पहले से ही वो दिमाग में रहता है कि पेपर टफ है। लेकिन पेपर सिंपल आने से भी दिक्कत होती है, ध्यान रखना आप। देखो तैयारी सिंपल की है, पेपर टफ आ गया तो दिक्कत होती है, और तैयारी टफ की है और पेपर सिंपल आ गया तब भी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, जैसे आपने तैयारी की टफ की और पेपर आ गया इजी, तो आप इजी क्वेश्चन को भी टफ बना के मतलब कोशिश करते हो। ध्यान रखना, आप सोचते हो कि नहीं इतना इजी तो नहीं दे सकता। देखो आपने तैयारी बहुत ज़्यादा की, बहुत टफ तैयारी की, आपने बहुत टफ पेपर की तैयारी की, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, लेकिन पेपर सिंपल आने से आपकी दिक्कत क्या होती है कि नहीं इतना ईजी तो नहीं आ सकता पेपर, और आप उसको टफ बनाने के चक्कर में कई बार गलत कर सकते हो। आप सोचते हो नहीं इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक है, और वो ट्रिक ढूंढने के चक्कर में आप बहुत सारा क्वेश्चंस गलत करते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमको तीनों लेवल में तैयारी करनी है, और पेपर ध्यान रखना, कोई यहाँ पर कोई भी नहीं बता सकता कि पेपर कैसा आएगा, तो हमको तीनों लेवल में तैयारी करनी है। दूसरा, वैकेंसी कितनी आएगी, तो ध्यान रखना लगभग 3000 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो वैकेंसी में ध्यान हमको यह रखना लगभग, देखो 3000 वैकेंसी तो वैकेंट है, खाली है ना, खाली है, वैकेंट है। दूसरा, लगभग यहाँ पर आप ये मान के चलो 2 से 3000 वैकेंसी और जुड़ेगी, तो वैकेंसी लगभग 5000 से
6000 के बीच में वैकेंसी आ सकती है आपकी। तो ये वैकेंसी कम नहीं होती है, ध्यान रखना। मैं तो कह रहा हूँ अगर 1000 वैकेंसी भी होती है ना तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर अगर 5 से 6000 वैकेंसी आ रही है तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। तो अगर इसमें अगर आप चूक गए, मेरा मानना है कि अगर आप इसमें चूक गए तो ये वैकेंसी फिर लगभग ये मान के चलो कि आपको 7-8 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। ये वैकेंसी इतनी जल्दी क्यों आ रही है? क्योंकि ये वैकेंट रह गई थी, बैकलॉग में सीटें चली गई थी। और अगर ये वैकेंसी आ गई तो उसके बाद में 5 साल या 8 साल या 7 साल आपको वेट करना ही पड़ेगा वैकेंसी के लिए। तो ये गोल्डन चांस है। अगर ये चांस अगर आपके हाथ से गया तो आपको डेफिनेटली, जैसे प्रोग्रामर का पेपर होता है या और भी पेपर होते हैं, तो वैसे ही ये पेपर होगा। तो बहुत फ्रिक्वेंटली पेपर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्यों नया कैडर बना है। और ये मतलब आप ये सोच सकते हो खाली है सीटें, लेकिन सीटें खाली होने के मतलब होगा क्या, क्योंकि वैकेंसी इतनी आ गई ना। पिछली बार लगभग 10,000 वैकेंसी थी। तो अगर 10,000 वैकेंसी एक साथ आ रही है तो लगभग ये मान के चलो कि 3,000 खाली भी रहेगी तो 7,000 लोग तो लगे हैं ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वैकेंसी नहीं आएगी। और ये मैंने एनालिसिस यहाँ पे डाला है दोनों एग्जाम का। देखो, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी और आपको सिलेबस वगैरह इसके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर देखो विद्यागढ़ का एक ऐप है, यहाँ पर प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो विद्यागढ़ नाम से ही है, ये इसका लोगो है। और गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर समय समय पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में फ्री गाइडेंस हुआ, और इसके जो मॉक टेस्ट हुआ या पेपर हुआ, मतलब यहाँ पर ये मॉक पेपर, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके या टेस्ट पेपर हम बात कर सकते हैं, ये आपको फ्री में अवेलेबल होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलता रहेगा इस ऐप पर। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे है विद्यागढ़ का। तो आपको यहाँ पर बीसीआई और जो एससीआई की जो कुछ भी अगर इसके बारे में नोटिफिकेशन आता है या इसके बारे में फ्री कंटेंट है, और आने वाले टाइम में इसमें एक ना कोर्स भी लॉन्च करेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। तो आप इस ऐप में बने रहिए। नेक्स्ट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि विद्यागढ़ का टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर आपको और भी कंटेंट, जैसे आपको कोई पीडीएफ चाहिए किसी भी एग्जाम की, तो वो आपको मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो विद्यागढ़ से जुड़े रहिए, विद्यागढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मतलब मेरी इच्छा है कि अगली बार अपन वापस मिलें, हम सब विद्यार्थी। तो अगली बार मिलेंगे तो हम मिलेंगे एमसीक्यू सीरीज के साथ। हम लेके आएंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो नमस्कार साथियों।